मैं हमारे समय के बहुत महत्वपूर्ण कवि विनय सौरभ को आमंत्रित करना चाहूंगा। विनय सौरभ का एक संग्रह, हालांकि संग्रह बहुत पहले आ जाना चाहिए था। हम लोग अपने पढ़ने के बहुत शुरुआती दिनों से विनय को पढ़ते आ रहे हैं। मुझे तो याद आता है कि 54 94 95 में कभी पहल में उनकी 11 कविताएं छपी थी, संस्कृति पुरुष के विरोध में कुछ विनम्र कविताएं। वहां से या उससे पहले कल के लिए भी उनकी कविताएं जो छपी थी, पुरस्कृत हुई थी। वहां से लेकर एक लंबा फासला है। हालांकि मुलाकात आज दूसरी ही है, लेकिन लगता है कि इनकी सारी कविताओं से मेरी मुलाकातें बहुत बहुत पहले से है। और विनय अपने तरह के कवि हैं, तो मैं उन्हें अपने वक्तव्य के साथ विनय सौरभ का आमंत्रित करता हूँ। और इसके बाद विमल चंद पांडे का वक्तव्य होगा, जो आज के सत्र का अंतिम वक्तव्य होगा। तो विनय सौरभ। 2006 में संगमन में आया था, वहाँ पे लेखकों को सुनने के लिए। और आज ये मौका संगमन ने मुझे उपलब्ध कराया कि मैं इसका एक भागीदार हूँ। शुक्रिया। सचमुच ये मेरे लिए एक नया अनुभव है कि आज यहाँ पर जितने हमारे साथी लेखक मौजूद हैं, उन सभी के लेखन से अपने को मैंने समृद्ध किया है, सीखा है कुछ। अपने समय के महत्वपूर्ण लेखकों के बीच अपनी बात रखने में, यकीन मानिए, थोड़ा सा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मंच पर बोलने का बहुत कम अनुभव है, लगभग नहीं है। कविताएं पाठ कीजिए और उतर जाइए। दूसरी बात है कि उसमें कवि थोड़ी पृष्ठभूमि में रहता है, और यहाँ तो आपको थोड़ा प्रकट होना पड़ता है। यह विषय दिलचस्प है, और जाहिर है कि इतने सारे लोग यहाँ आए हैं, उनके अनुभवों से गुजरना खुद की भी जीवन यात्रा को देखने समझने का ये एक मूल्यवान अवसर है। हम सब जानते हैं कि कोई भी रचनात्मकता द्वंद्व के बिना संभव नहीं है, और बिना द्वंद्व के शिकार हुए आप कला की दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकते। द्वंद्व रचनात्मकता का ईंधन है, और दोनों एक दूसरे के दर्पण है। एक अनुभव साझा करना चाहता हूँ। शायद इस दृष्टांत या उदाहरण से अपनी बात स्पष्ट कर पाऊंगा कि कैसे कुछ लिखने पढ़ने की दुनिया में आने से पहले द्वंद्व जैसा भाव मेरे भीतर आया था। मेरे पिता एक पढ़े लिखे और सुलझे हुए इंसान इसलिए माने जाते थे कि अपने इलाके में वो दूसरे मैट्रिक पास व्यक्ति थे, और उन्होंने पता नहीं कैसे, कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, लेकिन साहित्य की किताबों के प्रति उनका अनुराग कैसे पैदा हुआ होगा कि वो घोर पढ़ाकू व्यक्ति अपने समय के थे। बाद में वे उस इलाके के दूसरे सरकारी नौकरी में आने वाले व्यक्ति भी हुए। लेकिन अपने बहुत बचपन के अनुभवों के बारे में सोचता हूँ तो महीने के अंतिम दिनों में, जब घरेलू खर्चों और भतीजे की पढ़ाई के लिए पैसे भेजने के बाद जब उनकी जेब खाली होती, तो वे बेहद चिड़चिड़े हो जाते थे। मैं छोटा था और यह समझना वाकई मुश्किल था कि वे माँ पर और हम लोगों पर अनावश्यक क्यों बरसने लगते थे। उनका असहज और गुस्से से भरा चेहरा आज भी मेरे आंखों के सामने कभी कभी आ जाता है। बाद में इस द्वंद्व ने मुझे सालों तक विस्मित किया कि इतने सुलझे हुए पिता ऐसे क्यों दिखने लगते थे। उस समय घर पर कोयले पर खाना बनता था। शहर से अपनी नौकरी से जब वो लौटते थे घर, तो खर्चों का हिसाब करते हुए वो पूछते माँ से कि कोयले पर इतना ज्यादा पैसा कैसे खर्च हो जाता है। और पता नहीं, छोटी छोटी बातों को लेकर अनावश्यक कहा सुनी जैसा एक वातावरण बन जाता। तो मैंने बाद में समझा कि ऐसे जीवन प्रसंग बताते हैं कि मनुष्य का चरित्र भी भौतिक परिस्थितियों के सामने कितना विवश हो सकता है। आप कह सकते हैं कि मानव मन की व्यवस्था और उसके द्वंद्व को समझने का बीज कहीं यहीं से मेरे भीतर पड़ा होगा। यहीं से शायद पहला द्वंद्व लिखने पढ़ने का या जीवन को समझने का शुरू हुआ। इस द्वंद्व को समझने और पूरी जीवन प्रक्रिया को समझने में जिन दो किताबों ने बाद में बड़ी मदद की, वो मैला आंचल और रग दरबारी थी।
आप जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि ये दोनों उपन्यास साहित्य के मील के पत्थर हैं और आज़ादी के बाद के ग्रामीण भारत के स्वप्न और मोह भंग के द्वंद्वों को दर्शाते हैं। लिखने पढ़ने की तरफ आया तो थोड़ी समझ बनी, और एक दौर ऐसा है कि 10-12 साल तो मैं खूब छपा, इतना कि मतलब एक दो कुछ सीनियर लोगों ने कहा कि अरे यार, हर तीसरी पत्रिका में दिखना जरूरी है क्या? तो एक दौर था, तो लेकिन बस लिख जो छपने का सुख होता है शुरुआती दौर में, बस वही था। ये इसका बहुत चीज़ों को शायद समझने की उस समय उतनी तार्किकता भी हासिल नहीं हुई होगी, लेकिन एक दौर फिर बाद में आया, तो फिर लगा कि ये मैं जो लगातार लिख रहा हूँ, ये किसके लिए लिख रहा हूँ। और हम जिस समय में लिख रहे हैं उसमें सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आपका लिखा पढ़ कौन रहा है। मुझे पता था कि आसपास के हमारा जो कस्बा है, या हमारे जो सर्किल थे, उसमें कुछ एक ही लोग थे जो इस तरह की बातचीत का हिस्सा होते थे, वरना हमारे गांव में इस तरह के विनय क्या कर रहा है, इस तरह तो किसी की कोई दिलचस्पी थी भी नहीं। यह तो लगता ही रहा कि पाठक अनुपस्थित हैं, लोगों के पास किताबों के लिए समय नहीं थी, ठहराव नहीं है और आज भी धैर्य नहीं है। लेकिन आप जब एक ऐसी मनस्थिति में लगातार लगे रहते हैं कि थोड़ी निराशा आपके आसपास घूमती भटकती रहती है, लेकिन उसी समय किसी अनजान पाठक का एक संदेश प्राप्त होता है, और वो कहता है कि आपकी कविता कहानी से वो थोड़ा रिलेट अपने को महसूस कर रहा है, तब हमें लगने लगता है कि पाठक कम नहीं हुए हैं। पाठक कम नहीं हुए हैं, बस चुपचाप होने लगे हैं। कवि की यात्रा आज भी पाठक तक पहुंचती है, बस रास्ते बदल गए हैं और एक आशा बची रह जाती है। और आप देखिए तो बहुत अजीब तरीके से एक दूसरे के सवालों का सामना करना होता है। कभी कभी कोई ये पूछता है कि आप क्यों लिख रहे हैं? अच्छा, अब ये कोई आपके लिखे का कोई प्रभाव भी दिखता है क्या? तो आप उस समय किंकर्तव्य विमूढ़ होकर उसका चेहरा देखते हैं। आप जिस तर्कों से उसको समझाना चाहते हैं वो जाहिर है कि उसकी समझ में नहीं आता, और उसको सुनने के लिए वो तैयार भी नहीं है। राजनीति, बाजार, सोशल मीडिया और तुरंत तुरंत प्रतिक्रियाओं के इस समय में कविता लिखना तब कितना पुराना सा काम लगता है। अक्सर मुझे लगता है कि कविता समय से बाहर खड़ी रह गई है और दुनिया आगे बढ़ गई है। लेकिन इसी के बरक्स ये बात भी मन में उठती है कि क्या मनुष्य बिना कविता के, बिना कला के आगे बढ़ सकता है? बिना भाषा की उष्मा के, बिना स्मृतियों के, बिना अपने भीतर के अंधेरे को शब्द देने के। तब कविता के संबंध में कही गई कितनी ही बातों का सहारा तब साथ होता है। मसलन कि कविता का प्रभाव तात्कालिक नहीं होता, कविता धीरे धीरे काम करती है, जैसे किसी दीवार पर चढ़ती लता जिसे आप रोज नहीं देखते, लेकिन एक दिन वह पूरे छप्पर को ढक लेती है। हम लिखते समय जिस एक प्रश्न का सामना अपने भीतर करता हुआ पाते हैं कि आज का समाज एक सुविधाजनक सत्य सुनना चाहता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि कविता एक सुविधा नहीं है, वह असुविधा है। कविता एक असहज प्रश्न है, वह पाठक के भीतर असहजता को जन्म देती है। एक सच्ची कविता। पिछले साल एक लंबी कविता लिखी थी, मानहानि। उसको फेसबुक पर डाला तो बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई और वो सकारात्मक थी, तो अच्छा ही लगा। लेकिन एक वरिष्ठ कवि का फोन आया। उन्होंने कहा कि कविता निस्संदेह अच्छी है, लेकिन इस तरह से तो तुम कभी भी दिक्कत में पड़ जाओगे। देखो, नौकरी करने में दिक्कत होगी या हो सकती है, मैं तुम्हें ये संकेत दे रहा हूँ, लेकिन अभी तो अच्छा है कि तुम्हारे यहाँ हेमंत की सरकार है, इसलिए फिलहाल कुछ नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सतर्क रहो। तो ये एक सामान्य सा फोन था, उन्होंने शायद किसी भलाई के लिए क्या होगा, लेकिन मैं थोड़ा पशुपेश में पड़ा और मुझे लगा कि एकदम जो चीज़ें मेरे भीतर एक सामान्य तरीके से बह रही थी, उसमें लगा कि कहीं एक रोड़ा आके अटक गया है।
सच सच लिखूं या जैसा महसूस कर रहा हूं, या थोड़ा संभल कर, या कोई असामान्य परिस्थिति जिसका हमें भविष्य में सामना न करना पड़े। और देखिए कि एक मेरी जो पहली कविता छपी थी वो 1990 में छपी थी, और जब मैं अमूमन इंटर का छात्र था, और आजकल में वो कविता छपी थी, 90 की बात है, नए कवियों वाले स्तंभ में। और यह क्या संयोग है कि आज जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं वो पहली कविता एक द्वंद्व पर ही आधारित थी। छोटी सी कविता है, सुना देता हूँ। शीर्षक है मेरा गांव यहाँ से। पहाड़ की इस निकली चट्टान से दिखता है मेरा गांव। पहाड़ की इस निकली चट्टान से दिखता है मेरा गांव। शांत पेड़ों से अटा, जुड़वा नदियों से घिरा, कितना सुखद, कितना शांत, किसी मनस्वी की तरह ध्यानस्थ। नहीं दिखते यहां से चुनावी पोस्टर, मजहबी हुजूम, वे गंदी गलियां, मक्खियों से अटी मिठाइयां, यक्षमाग्रस्त हलवाई। मुझे नहीं दिखते यहां से गोपू की भूखी माँ, शराबी पिता, जमीन के झगड़े में निकाली गई लाठियां। मैं नहीं सुनता यहाँ से वे गंदे नारे और गीत, बगीचे में जुआरियों का गाली गलौज। मैं नहीं महसूस करता यहाँ से गांव की धमनियों में बहता उन्माद। इसलिए मुझे अच्छा लगता है मेरा गांव, लेकिन सिर्फ पहाड़ की इस निकली चट्टान से। तो ये द्वंद्व तो और गहरा होता गया। हम जानते हैं कि महिला आचर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि मोहभंग कैसे होता है, और गांव लगातार पहले से बहुत खराब होते गए हैं। तो ये द्वंद्व लगातार गांव की स्थितियों में और बहुत बेहतर है, बहुत गहराई से बढ़ा है। 3 दशकों से कविता लिखने और छपने के बावजूद एक संकोच मेरा हमेशा पीछा करता रहा, और कभी संग्रह छपवाने का ख्याल मन में नहीं आया, कभी नहीं आया। पता नहीं क्यों, मेरे बहुत सारे मित्रों का दबाव रहा कि इतने सालों से लिख रहे हो, एक किताब आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि किताब आ ही जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा। हिंदी में इतनी श्रेष्ठ कविताएं हैं, इतने अच्छे समकालीन कवि हैं, पता नहीं उन किताबों का ख्याल जेहन में आने पर किसी कमतरी का भाव मन में घेर लेता था। लेकिन उम्मीद और निराशा साथ बनी रही। इसी बीच इसी में सब कुछ होता रहा। इससे अभी भी मुक्त नहीं हो पाता या नहीं हो पाया हूँ, ऐसा मुझे हमेशा लगता रहा। पहली कविता के प्रकाशन के 33 सालों के बाद जब कविता की यह पहली किताब आई तो पाठकों के रिस्पांस ने थोड़ा चकित किया। बहुत सारे संदेशों से यह भ्रम जाता रहा कि किताब आ ही जाएगी तो क्या हो जाएगा। कुछ प्रतिक्रियाएं तो बहुत भावुक कर देने वाली थी। एक ऐसे पाठक मिले जो 25-30 सालों से उन्होंने मेरा कम से कम 20 कविताएं उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताई कि ये शीर्षक थे और मैं आपकी किताब का इंतजार कर रहा था। मैं उनका नाम भी नहीं जानता था पहले। तो मुझे लगा कि कविताएं अपना काम चुपचाप करती हैं। माफ़ कीजिए, कविता ही क्यों, वह कोई भी विधा हो सकती है, और यही आपको लगता है कि कला के भीतर रहने का सुख है। कोई सुंदर सी टिप्पणी, संदेश, प्रतिक्रिया, प्रशंसा, और फिर यह लगता है कि आपका लिखा व्यर्थ नहीं जाता। शब्द कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे देर से पहुंचते हैं पर पहुंचते जरूर हैं। और अंत में यह कहना चाहता हूं कि इन दिनों यह प्रवृत्ति लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है कि जिसे हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सी महत्वपूर्ण किताबों पर कोई बात नहीं होती है। मैंने कई ऐसी मित्रों से बात किया है और देखा है कि कई महत्वपूर्ण किताबें ऐसे उपेक्षित छूट जाती हैं, और उसमें पता नहीं एक कैसी सुनियोजित किस्म की खामोशी चुप्पी रहती है, एक अजीब सा मौन है। तो फिर मुझे लगता है कि बहुत सी महत्वपूर्ण किताबें इसलिए चुप हैं कि क्योंकि उसके लेखक चिल्लाना नहीं जानते या उस कला में माहिर नहीं हैं, और बहुत सी सामान्य किताबें इसलिए गूंज रही हैं कि उनके पीछे कई लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। तब हमें सारे परिदृश्य पर विचार करते हुए लगता है कि आज का लेखक सांस्कृतिक नहीं, बाजारगत समाज में प्रवेश कर रहा है, और उसकी पहचान उसके पाठ से नहीं
बल्कि उसके प्रचार तंत्र से तय होने लगी है। किसी भी दूर बैठे रचनाकार के लिए यह दुखद और हताशा की स्थिति हो सकती है। मेरे मेरे कई अच्छे मित्र हैं जिनको मुझे लगा कि वो तब पर्याप्त मेहनत करते हैं, लिखते हैं, लेकिन उसको उनको ये एक पहलू ऐसा है जिसमें उन्होंने कई बार अपनी निराशा व्यक्त की है। पिछले कुछ सालों से हो रहे बड़े साहित्यिक आयोजनों का स्वरूप आश्चर्यजनक ढंग से हमने बदला हुआ देखा है। हम ऐसे दौर में हैं जहां कोई किताब अपने कंटेंट से नहीं, अभियान से पहचानी जा रही है। गुणवत्ता के आधार पर नहीं, संबंधों के आधार पर उन्हें मंच मिल रहे हैं। यह एक अन्यायपूर्ण स्थिति मानता हूँ। यह रचनात्मकता का गला घोंटने जैसा है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी इससे यही सीखती है कि अच्छा लिखने से ज़्यादा जरूरी है अच्छे संबंध बनाना। इन सब के बीच मेरा संघर्ष यही है, बस यही सोचता हूँ कि लोकप्रिय न सही, बस प्रामाणिक बना रहूँ। फिर से संगमन का शुक्रिया कि आपने अपनी बात कहने का अवसर दिया। शुक्रिया विनय भाई। हिंदू फलित ज्योतिषी में जो राहु और केतु नाम के जो दो मिथ है वो बड़े खतरनाक है। चंद्र को तो ग्रहण में ले ही लेते हैं। तो लिटरेचर में भी यही है कि जो मैं क्यों लिखता हूँ और मेरा लिखा कोई पढ़ेगा या नहीं, ये जो दो राहु केतु हैं ये अक्सर रचनात्मकता की चमक को ढक लेते हैं। तो हर लेखक उदास होता है तो उसमें सोचता है, फिर शायद उदासी से बाहर निकलने के लिए उसके पास कोई एक रास्ता मिलता ही होगा, नहीं तो वो क्यों लिख रहा है। लेकिन जिन्हें नहीं मिलता उनको खाक होते, लिखना बंद करते और हर लोगों को गाली बकते हुए भी हम लोगों ने सब अपने डे टू डे लाइफ में देखा है। तो विनय सौरभ ने भी अपने सातवें वक्तव्य में उस ओर कुछ इशारा किया। तो शुक्रिया।